हेलो एंड फ़खर रागले टू ऑल ऑफ यू। मैं हूँ फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे बड़ी सारी डेवलपमेंट्स इस रीजन के अंदर हो रही है। एक तो बड़ी इम्पोर्टेंस है चीन, इंडिया, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ईरान इस रीजन का हिस्सा है, जिसमें चीन और इंडिया एज़ ए ग्लोबल प्लेयर काउंट होते हैं दुनिया में। और अगर कुछ होता है तो उसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया में पड़ता है। अभी फ्रेंच प्रेसिडेंट ने एक विजिट किया रिपब्लिक डे पे। ही वाज द चीफ गेस्ट ऑफ द रिपब्लिक डे इन इंडिया। और उसके दौरान राफेल क्योंकि इंडिया वहां से खरीद रहा है, तो उसकी टेक्नोलॉजी, उसके इंजन और ये सारी चीजें वो कह रहे हैं कि अब ये मेड इन इंडिया होगा। कितनी बड़ी डेवलपमेंट है, इस हवाले से बात करेंगे। इसके साथ साथ पाकिस्तान और ईरान के दरमियान जो कुछ हुआ या अभी चल रहा है, इससे रीजन में क्या इम्पैक्ट हो सकता है, या जिस तरीके से अभी अमेरिकन फोर्सेस के ऊपर अटैक हुआ है, होसीस का 3 मैरीन्स उनके जो है वो मारे गए हैं। तो रीजन में हो क्या रहा है और इनका रोल इंडिया का, चीन का, पाकिस्तान का, ईरान का या फिर सऊदी अरेबिया का रोल क्या है, इस हवाले से आज बात करेंगे। बात करने के लिए हमें जॉइन कर रहे हैं डिफेंस एनालिस्ट हैं, जनरल साहब हमें जॉइन कर रहे हैं, रिटायर्ड अश्वनी कुमार सिवाज साहब हमें जॉइन कर रहे हैं। जनरल साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग माय शो। थैंक यू फकर। जनरल साहब, एक तो ये जो अभी विजिट हुआ है मैक्रान का, मैक्रान ने विजिट किया है इंडिया का, बड़ा इंपॉर्टेंट विजिट था। वो चीफ गेस्ट थे और राफेल ऑलरेडी इंडिया ने खरीदे हैं, 40 या 36 के करीब आ चुके हैं। अब वो कह रहे हैं कि ये सारी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करके और ये सारा यहाँ पे प्रोड्यूस करेंगे। कितनी बड़ी डेवलपमेंट आपको एज ए डिफेंस, अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं तो कितनी बड़ी डेवलपमेंट लगती बहुत बहुत बड़ी है? डेवलपमेंट है फकर। देखो, पहली बात तो सच्चाई है, इनॉमिनल मैक्रोन जो हैं वो लास्ट मोमेंट पे बुलाने पे भी वो भारत आए और रिपब्लिक डे यस। परेड में जो भारत की उसमें वो चीफ गेस्ट थे। और काफी अच्छी विजिट रही उनकी, जो कि समझौतों पे बातचीत हुई। जैसे सभी व्यूअर्स को मालूम है, हमारे पास 2 रफेल के स्क्वाड्रन आ चुके हैं जो हमने डिप्लॉय कर दिए हैं। अब जी। जो बात हुई है जिसके ऊपर, वो है रफेल एम, जो कि हमें चाहिए, जो 26 और जहाज, जो कि बेसिकली आईएनएस विक्रांत और आईएनएस विक्रमादित्य के लिए हैं, जो कि एक प्रकार से आपके एयरक्राफ्ट कैरियर में लैंड बिल्कुल। कर पाए। तो यस। वाकई बात है कि जो फ्रांस है वो भारत के नजदीक, और वो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की बातचीत हो रही है। आगे आने वाले टाइम में हमारे को टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर होगी। दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट चीज हुआ, हमने जो स्कॉर्पियन क्लास की जो 6 मिसाइलें, 6 सबमरीन बनाई हैं, उसी के तहत और 3 सबमरीन स्कॉर्पियन क्लास की जो हैं वो भी भारत में बनेंगी, और जी। वो भी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी से है। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये सच्चाई है, भारत और फ्रांस के जो रिलेशनशिप है उसमें बहुत ज्यादा बढ़ाव आया है। क्योंकि फ्रांस और इंडिया का एक और बड़ा इंपॉर्टेंट, इंडो पैसिफिक में, देखो जी। पता होना चाहिए कि फ्रांस की करीब के 10 से 12 लाख के करीब लोग जो इंडो पैसिफिक में रहते हैं, उनके आइलैंड टेरिटरी जैसे यूनियन आइलैंड्स हैं, इसी प्रकार से और भी काफी आइलैंड्स हैं। तो इसलिए वहां पर भी उनको फ्री, ओपन और इंक्लूसिव फ्रीडम हुँ। ऑफ नेविगेशन, रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर, उसके साथ वो भारत के साथ खड़े। तो ओवरऑल फकर मैं ये कहूंगा, ये विजिट बहुत अच्छी थी और इसके अंदर काफी कुछ आएगा। और आने वाले समय में जो रफेल एम के जो एयर आएंगे एयरक्राफ्ट, उसमें ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी, और इसी प्रकार से जो हम 3 स्कॉर्पियो क्लास सबमरीन और बनाएंगे, वो भी भारत में बनेंगी। राइट सर, दैट्स अ बिग डेवलपमेंट। अच्छा सर, मेड इन इंडिया की बात होती है, नरेंद्र मोदी साहब बहुत ज़्यादा ये बात करते हैं, बल्कि मैं ये कहूँगा कि उन्होंने इस स्लोगन को बड़ा प्रमोट किया और बड़ा फेमस रहा है, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया। अब उसके ऊपर इस विज़िट का या इससे रिलेटेड चीज़ों का कितना बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है? देखो, इम्पैक्ट ये है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी का ये एक प्रकार से विजन है कि जी। भारत, पहले हम 70 से 80% के करीब हथियार बाहर से खरीदते थे। अब जी। भारत जो है, मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट में, आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया मेक फॉर वर्ल्ड। तो इसलिए हम धीरे धीरे सारे हथियार खुद बना रहे हैं। और कम से कम 300 से 400 के करीब ऐसे डिफेंस आइटम हैं जिनको नेगेटिव इंपोर्ट लिस्ट में डाल दिया कि ये हुँ। हथियार भारत ही बनाएगा। उसके अंदर सबमरीन भी है, शिप है, हमने एयरक्राफ्ट कैरियर जो आईएनएस विक्रांत भारत के अंदर ही बनाया। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ी पहल है, और इससे भारत की जो इकोनॉमी के ऊपर एक बहुत ज्यादा बूस्ट हो गया। इसलिए आज इंडिया 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। अगले जी। 3-4 साल में ये 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी। बिल्कुल। इसका मेन मकसद अब यही है
कि भारत ऐसे हथियार बना पाएगा जैसे ब्रह्मोस मिसाइल है, इसी प्रकार से हमारे आकाश नाग मिसाइलें हैं, जी। इसी प्रकार से हमारा जो रडार हैं, स्वाति रडार, इनके ऊपर एक के बाद एक देश लेना चाहते हैं। और इस तेजस मार्क 1 ए एंड तेजस मार्क 2, तो ये सच्चाई है कि अब भारत उस स्टेज पे पहुंच गया है कि भारत अपने ही लिए नहीं पूरे वर्ल्ड के लिए बनाएगा, और भारत काफी पैसा जो है कमा पाएगा इसको एक्सपोर्ट करके। करीब करीब 25,000 करोड़ की बात हो रही है, जो कि हम 1-2 साल के अंदर कमा पाएंगे, और आने वाले समय में इसके अंदर बहुत बढ़ोतरी होने वाली है। फकर। Okay, that's a good thing, or it's a big achievement for the Indian economy and for the Indian defense. अच्छा चलो साहब, थोड़ा-सा इस रीजन की तरफ आते हैं। इस वक़्त जो अरेबियन सी है वहाँ पे हालात इज़राइल और जो फ़लस्तीन का कॉन्फ्लिक्ट है उसके बाद से ख़राब हुए हैं। हौसीज़ जो हैं वो अटैक कर रहे हैं, मुख्तलिफ़ जो शिप्स वहाँ से गुज़रती है, अब उनको एक लॉन्ग रूट पकड़ना पड़ता है जिसका बहुत बड़ा लॉस है। अमेरिका भी मौजूद है, इंडियन की तकरीबन 10 वॉरशिप्स वहाँ पे मौजूद है, 3 पाकिस्तान की मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद हालात कुछ सँभल नहीं पा रहे हैं। क्या देख रहे हैं इस हवाले से? हाँ, बिल्कुल, देखो सच्चाई है जो इज़राइल हमास की लड़ाई हुँ, ऐसा लगता है कि ये आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है। क्योंकि इज़राइल एक तो हमास का इसमें कोई शक नहीं कि 20,000 से ज़्यादा लोगों को मारे बिल्कुल। गए वहाँ पर, और वहाँ पर खाना-पीने की बड़ी दिक्कत है। करीब-करीब 80% पॉपुलेशन डिस्प्लेस हो चुकी है, और सबसे हेवीली डेंसिटी पॉपुलेटेड एरिया था, 23 लाख के करीब लोग हैं। तो वाक़ई बहुत बुरी हालात है वहाँ पर, खाना-पीना कुछ नहीं है। ये सच्चाई है कि अब जो इज़राइल है, उसका जी, मेन मुद्दा है कि वो जी। जा रहा है आपका पीछे हमास पे, जब तक उसको खत्म नहीं करेगा और होस्टेजेस को नहीं छुड़ाएगा, ये लड़ाई लड़ेगी। मगर सच्चाई ये भी है कि जो इसका अब बदलाव आया है, जिस प्रकार हुँ, से जो हूती रिबल है, उन्होंने रेड सी के अंदर हमला स्टार्ट कर दिया उन शिपों पे जो इज़राइल की तरफ जा रही है। ये भी ओके। पता होना चाहिए व्यूअर्स को कि ये सारी जो हैं बैकिंग ईरान की है। ईरान के पास ही हूती रिबल्स हैं, जो कि एक प्रकार से शिया मिलिटेंट ग्रुप है। इसी प्रकार हिजबुल्लाह जो लेबनान में है, वो भी शिया हैं, और हमास सुन्नी है। तो ये सच्चाई है कि अब ये स्थिति इसलिए ज़्यादा नाजुक होगी, जो रेड हुँ, सी के अंदर शिपें जो हैं, उन पे हमला किया जा रहा है। इंटरनेशनल मैरीटाइम फोर्स भी बनाई है बिल्कुल। अमेरिका ने, जिसके साथ 7-8 कंट्रीज़ हैं। भारत ने अपनी 10 शिप्स भेजी हैं, 10 एक प्रकार आपके पास जो डिस्ट्रॉयर, और हमने फ्रिगेट हुँ, भेजी हैं कि हम अपनी शिप को एक प्रकार से मदद दे पाएँ। ये सच्चाई है कि रेड सी में अब शिप जाना कतरा रही हैं, और वो हुँ, अब जो कि एशिया से यूरोप के लिए जो सबसे शॉर्टेस्ट रूट है वो सुएज़ कैनाल से है, रेड सी बिल्कुल। सुएज़ कैनाल। अब शिप उसको डर के मारे पूरा चक्कर काट रहे जो साउथ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का जो पोर्ट ऑफ गुड होप है उसका चक्कर काट के। उससे हुआ क्या है, 10 से 15 दिन ज़्यादा लगेंगे। हुँ, 25% उसके रेट बढ़ गए हैं जिस सामान के, और बिल्कुल। इसी प्रकार से जो इंश्योरेंस है, वो भी कंपनियों ने उसके जो टैक्स बढ़ा दिए हैं। तो ओवरऑल इससे पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी कतराएगी, 3 हुँ, से 4% इन्फ्लेशन बढ़ सकता है, स्पेशली ऑयल का और आपका गैस का। तो ये सच्चाई है, आने वाले समय में इसका बड़ा एडवर्स इम्पैक्ट होगा। और ऐसे में बातचीत हो रही थी अभी कि कहीं न कहीं अमेरिका ने एक पीस प्लान रखी है, और उसके ऊपर बातचीत होनी थी, जिसका मुद्दा है कि 2 महीने के लिए एक प्रकार से आपका मिलिट्री ट्रूस होगा, जिसको कहेंगे सीज़ फायर, टेम्परेरी 2 महीने के लिए, और जो हमास ने इज़राइल के होस्टेज लिए हैं, उनको छोड़ा जाएगा, हुँ, और उसके बाद हो सकता है आगे बातचीत हो, और इसके ऊपर दोनों पक्ष जो ऐसा सुनने में आया था जी। बाय एंड लार्ज तैयार थे। मगर अब जो कल हुआ है रात के टाइम में जॉर्डन और सीरिया बॉर्डर पे जी, बिल्कुल। जो हमला हुआ है अमेरिकन पोस्टों पे, और वहां पर 3 अमेरिकन जवान मारे गए हैं और 30 के करीब घायल हैं। तो इसने पूरे मुझे लगता है कि पूरे गेम को चेंज कर दिया है, और ये पहली बार है मिडिल ईस्ट में इस लड़ाई में अमेरिकन सोल्जर मारे गए हैं। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से जो बाइडेन ने बोला है कि हम इसका बदला लेंगे, तो मुझे ये डाउट हुँ, लग रही है, और ये भी पता है कि ये सारे के सारे मिलिशिया
उन्होंने कराया है, जो कि ईरान के स्पॉन्सर्ड हैं। और क्योंकि इराक और सीरिया के अंदर अमेरिका के अभी भी दस्ते हैं, उनकी प्रोटेक्शन के लिए अमेरिका ने अपने जो ट्रुप्स को वहां डिप्लॉय किया हुआ है। अब ये जो हमला हुआ और 3 सैनिक मारे गए हैं अमेरिका के, मुझे लगता है इससे सिचुएशन काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाएगी और ये लड़ाई फैलने के चांस ही बढ़ते जा रहे हैं। अगर अमेरिका इसके ऊपर पलटवार करता है और अमेरिका अगर को मालूम है कि इसके पीछे हुँ। ईरान का हाथ है और ईरान पे हमला होता है, तो ये लड़ाई फैल सकती है। तो वाक़ई ये लड़ाई अब किस मोड़ जा रही है, इसका कहना बड़ा मुश्किल है। ये सच है कि इस लड़ाई के अंदर अनसर्टेनिटी हर दिन बढ़ती जा रही है, फ़क़त। बिल्कुल सर। अच्छा चंद साहब पाकिस्तान ईरान के दरमियान जो लास्ट 10 डेज़ में हुआ एक बड़ी एक अनफॉर्च्यूनेट मैंने कहा कि ऑलरेडी दूसरी तरफ जो मिडल ईस्ट है वहाँ पे भी हालात कुछ अनसर्टेनिटी बल्कि बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी पाई जाती है। उस वक़्त ऐसी चीज़ का होना कैसा देखते हैं? क्योंकि अमेरिका ने कहा कि नहीं जी पाकिस्तान के ऊपर हमला ये वो उनको उसको कंडेम किया था क्योंकि ईरान के साथ उनके बड़े सारे मसाइल हैं। उससे पहले डॉक्टर जयशंकर साहब ने विज़िट किया था। कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि जी जयशंकर साहब ने ये कह दिया, हालाँकि वो अपना एक विज़िट उनका शेड्यूल था और वो जाते रहते हैं, कोई पहली दफ़ा ना वो तेहरान गए, ना तेहरान के फ़ॉरेन मिनिस्टर और बाकी जो लोग हैं वो दिल्ली कोई पहली दफ़ा गए, आना-जाना है, बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। सर क्या देखते हैं कि मज़ीद क्या इस रीजन के अंदर स्पेशली पाकिस्तान-ईरान कॉन्फ्लिक्ट के उसमें कह रहा हूँ कॉन्टेक्स्ट में? देखो, सच्चाई ये है कि भारत और ईरान के रिलेशन हरदम अच्छे रहे। इसमें कोई शक नहीं, भारत के इज़राइल के साथ भी अच्छे हैं, ठीक, भारत के मिडल ईस्ट में मुस्लिम वर्ल्ड के साथ सबसे अच्छे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, तो बिल्कुल इसमें सही। कोई शक नहीं है और भारत ये भी कहता रहा है कि इज़राइल जो है भारत के साथ रिलेशन है, मगर भारत 2 नेशन थ्योरी को मानता है। भारत जी, बार-बार कहता है कि पैलेस्टाइन के लिए भी एक देश होना चाहिए और हम चाहते हैं पैलेस्टाइन के भी लिए देश हो और इज़राइल के भी देश हो। इसका 2 नेशन 2 स्टेट थ्योरी जो है उसके ऊपर चलते हैं। अभी जो बात पाकिस्तान और ईरान की हो रही है, ये सच्चाई है कि कहीं न कहीं पाकिस्तान का जो आतंकवाद है, वो सबके लिए तकलीफ है। जी, जैसे भारत में वो लश्कर-ए-तौबा और जैसे मोहम्मद आतंकवाद भेजता है, इसी प्रकार से उसने अफ़गानिस्तान के साथ जो उँगली उठाई जा रही है कि पाकिस्तान उँगली अफ़गानिस्तान की तरफ उठा रहा है बिल्कुल कि उठाता जो है। तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान उनको बेसिस दी हुई है अफ़गानिस्तान में, वहाँ से वो हमला करते हैं और अफ़गानिस्तान कहता है कि पाकिस्तान टेररिस्ट भेजता है, तो ये बात में कोई नहीं। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ईरान और पाकिस्तान के अंदर है। ईरान बार-बार ये कहता है जो जैसे अल अदल जो कि सुन्नी मिलिटेंट ग्रुप है, जी, उसको पाकिस्तान उकसाता है और वो हमले करता है ईरान में। तो मुझे लगता है कि ये एक कॉज़ ऑफ कंसर्न है। ये पाकिस्तान को भी समझना चाहिए कि आतंकवाद का अगर साथ नहीं छोड़ेगा पाकिस्तान, तो फिर ये सिचुएशन ऐसे ही रहेगी। आज पाकिस्तान टेररिज्म का विक्टिम है, मगर वो टेररिज्म स्टार्ट किसने किया? वो हुँ, स्टार्ट तो पाकिस्तान ने किया। आज उसको उसकी आग लगी है। वो कहते हैं ना हिलेरी क्लिंटन 2013 में जब पाकिस्तान आई थी, तो उसने बोला था एज़ अ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कि अगर आप अपने कोर्टयार्ड में सांप पालेंगे और आप सोचेंगे कि आपके नेबर को डसेगा, एक दिन वो आपको भी डसेगा। तो अनफॉर्च्यूनेटली वो समय आ गया है कि पाकिस्तान को अब ये जो सांप है वो डस रहे हैं। मगर अभी भी पाकिस्तान अगर आतंकवाद का साथ छोड़ दे, तो फिर सिचुएशन पूरे इस इलाके में ठीक हो सकती है। मगर ये जो रिलेशनशिप खराब हो रहे थे ईरान और पाकिस्तान में, ये मुझे लगता है संभल गए हैं, क्योंकि दोनों तरफ से ये बातचीत होने पे उनको महसूस हुआ कि रिलेशनशिप खराब होने से बिल्कुल। पूरे इस साउथ एशिया के अंदर इंस्टेबिलिटी आएगी। हाँ, ये सच्चाई है, अगर कुछ ये रिलेशनशिप खराब होते, तो अमेरिका पाकिस्तान के साथ इसमें खड़ा हुआ नज़र आता, क्योंकि अमेरिका और ईरान के रिलेशन जो है, बिल्कुल ठीक नहीं है और ईरान इसमें कोई शक नहीं कि जो हमास इज़राइल की लड़ाई है, इसके पीछे ईरान का ही हाथ है, क्योंकि ईरान जो बैक्ड मलेशिया है, चाहे जी, वो हौती रिबल है, चाहे हमास है चाहे हिजबुल्लाह है, तो वही एक मेन कॉज़ ऑफ है इस लड़ाई का। तो सच्चाई है कि आज की तारीख में मुझे लगता है कि ईरान और पाकिस्तान के जो रिलेशन में एक डाउनफॉल आया था, अभी शायद वो संभल गए हैं। फ़क़त।
बिल्कुल, अभी क्योंकि उनके फ़ॉरेन मिनिस्टर इस्लामाबाद में मौजूद हैं, ईरान के अमीर हुसैन अब्दुल हयान साहब वो आए हुए हैं और इसी सिलसिले में उन्होंने ये विज़िट किया। अच्छा जनरल साहब, एक आखिर में एक छोटा-सा क्वेश्चन इसी से रिलेटेड, पाकिस्तान-ईरान ने एक-दूसरे के ऊपर मतलब जो कभी नहीं हुआ था वो हुआ, लेकिन हालात जल्दी सँभल गए। जब हम देखते हैं फिर इंडिया-पाकिस्तान भी 1947 तक एक ही कंट्री हुआ करता था, सब कॉन्टिनेंट था। हमारे दरमियान और इंडिया के दरमियान भी काफ़ी सारे मसाइल हैं, रहे हैं, कभी कम हो जाते हैं, कभी बढ़ जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद इस तरह की सिचुएशन क्यों नहीं होती कि बात की जाए, मतलब इन सी सारी चीज़ों के जो ईरान और पाकिस्तान का हुआ, लेकिन फिर भी बात हुई और हालात सँभल गए। पाकिस्तान इंडिया के दरमियान क्यों नहीं होता ये जो सिचुएशन अभी हम देख रहे हैं डिप्लोमैटिक? हाँ, देखो फ़ख़्र, सच्चाई ये है कि कहीं न कहीं पाकिस्तान आतंकवाद का साथ नहीं छोड़ रहा है और जी, भारत कह रहा है आतंकवाद और बातचीत दो इकट्ठी नहीं हो सकती। जी। अगर पाकिस्तान आतंकवाद का एक प्रकार से साथ छोड़ दे, तो मुझे जी, लगता है कि हर प्रॉब्लम रिज़ॉल्व हो सकती है। मगर बार-बार पाकिस्तान कहता है कि हम तो आतंकवाद भेजते ही नहीं। तो पूरा हुँ, वर्ल्ड जानता है 100 में से जो टॉप 80 टेररिस्ट हैं वो पाकिस्तान में हैं। हुँ, सबको पता लश्कर-ए-तौबा जैसे मोहम्मद के 10,000 के करीब आतंकवादी बैठे हुए हैं पीओजेके में, जो कि लैस हैं अमेरिकन हथियार जो अफ़गानिस्तान में छोड़ गए थे। तो सबसे बड़ी जड़ है पाकिस्तान की टेररिज्म में इन्वॉल्वमेंट। जब हुँ, तक पाकिस्तान इनको साथ को नहीं छोड़ेगा, तब तक मुझे लगता है भारत और पाकिस्तान के रिलेशन नहीं इंप्रूव हो सकते। अभी भी जब वो हालात पाकिस्तान के खराब हैं, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक हुँ, क्राइसिस है, 8 फरवरी को इलेक्शन होने वाले हैं, अभी भी इमरान खान को जेल में डाला हुआ है, तो सिचुएशन काफ़ी अनस्टेबल है। मगर इसके बावजूद भी आतंकवाद का साथ पाकिस्तान नहीं छोड़ा। अभी भी इन्फिल्ट्रेशन की जो कोशिशें बहुत हो रही है जम्मू और कश्मीर में, पहले कश्मीर घाटी में हो रही थी, अभी पुंछ राजौरी में। तो ये सच्चाई है फ़क्र, मैं भी चाहता हूँ कि ये रिलेशन इम्प्रूव हों। क्यों हम 2 देश प्यार मोहब्बत से नहीं रह सकते? मगर उसकी एक ही वजह है पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट टेररिज्म में। अगर पाकिस्तान टेररिज्म का साथ छोड़ दे, तो हुँ। फिर मुझे लगता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर प्रॉब्लम 2 देशों के बीच में रिज़ॉल्व हो सकती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है, वो है पाकिस्तान की आतंकवाद के साथ जो एक प्रकार से इन्वॉल्वमेंट। फ़क़त। जी जनरल साहब, क्योंकि अगर इस तरह की कुछ भी चीज़ है जो माज़ी में अनफॉर्च्यूनेटली ये चीज़ें हुई, 90s में ये बहुत ज़्यादा हुई, लेकिन ग्रेजुअली ये कम होते-होते और आज अगर हम देखते हैं 2024 में हम बात करते हैं, तो ये चीज़ें तकरीबन ना होने के बराबर है और उसकी बहुत सारी वजूहात है, एफएटीएफ भी है, इंडिया की डिप्लोमेसी भी है और पाकिस्तान को ये खुद भी नज़र आता है कि शायद अब ये चीज़ें चल नहीं सकती, तो ये भी एक वजह हो सकती है। इसीलिए जो बैन आउटफिट्स हैं, उनकी जो ज़िंदगियाँ हैं, वो उस तरह नहीं है जो किसी ज़माने में एक बड़े एज़ अ हीरो हम उनको देखा करते थे और बड़ा नुकसान दिया करते थे, इसमें कोई शक नहीं है। इंडियन साइड के कश्मीर में हालात नहीं सँभले थे, लेकिन अभी 2021 के बाद जब से सीज़फायर हुआ है, उसके बाद एक तो बॉर्डर पे एलओसी के ऊपर हालात शांत है, बेहतर है। लेकिन इसके साथ-साथ इंडियन साइड के कश्मीर में भी उस तरह के मसाइल नज़र नहीं आ रहे। छोटी-मोटी चीज़ें होती होंगी, मैं उसका नहीं कह सकता, लेकिन बड़ा कोई इंसिडेंट नहीं है जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों इस बात पे, बात तो नहीं है, लेकिन शायद वो एग्री है कि यार ये चीज़ खत्म करनी है, करनी पड़ेगी और पाकिस्तान के ऊपर मैंने सुना कि सऊदी अरेबिया, यूएई का भी बड़ा प्रेशर आया और उसके बाद इन्होंने इस चीज़ को शायद खत्म करने की कोशिश भी की और एफएटीएफ का आपने देखा कि उसमें बहुत सारी कंडीशंस थी, उसमें से एक ये भी थी, जिसको फुलफिल करके पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से बाहर आया। खैर एनीवे, मज़ीद क्या बेहतरी हो सकती है? नेबर्स हैं, ईरान भी पाकिस्तान का नेबर है, अफ़गानिस्तान भी है, इंडिया भी है और चीन भी है। सबके साथ रहना कोई मैं कहता हूँ अप्स एंड डाउन हो सकते हैं, लेकिन बेहतर तरीके से रहा जा सकता है, ये नहीं कि नहीं रहा जा सकता। खैर एनीवे जनरल साहब, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया मैं कि एक आपने ही जी, जी, बात प्लीज़ कहूँगा सर। फ़क्र, इसमें कोई सर शक प्लीज़। नहीं, आपने ठीक बोला। देखो सच्चाई है कि भारत की जो जम्मू कश्मीर है उसकी प्रोग्रेस देखें आप। जब से आर्टिकल 370 और 35 से एब्रोगेट हुआ है, वहाँ पर अमन, शांति, डेवलपमेंट का दौर है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपके ग्रास रूट लेवल पे वहाँ डेमोक्रेसी आई है। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल इलेक्शन, पंचायत, यूएई और सऊदी भी वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो ये सच्चाई है कि पाकिस्तान को ये देखना चाहिए कि अब जम्मू और कश्मीर कहाँ चला गया।
जबकि पीओजे और गिलगित पाकिस्तान में सिचुएशन आपको पता है कि कैसी हालात है वहाँ। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, अब भारत की तरफ उँगली उठा रहा है कि जो आतंकवादी वहाँ मारे जा रहे हैं। देखो सच्चाई तो यह है कि पाकिस्तान को अब लग रहा है कि ये जो आतंकवादी जिनको उन्होंने पाला था, आज उनके लिए वो लायबिलिटी बन गए। आपने ठीक बताया, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स भी है, उसका भी प्रेशर है। तो मैं तो यही कहूँगा कि अगर इस इलाके में अमन शांति आनी चाहिए, पर उसका एक ही दामोदार है कि पाकिस्तान आतंकवाद का साथ छोड़ दे, तो मुझे लगता है दोनों देश को फायदा होगा, पूरे रीजन के अंदर शांति आएगी। और भारत हरदम बातचीत करने को तैयार है, प्रोवाइडेड पाकिस्तान आतंकवाद का साथ छोड़ दे। फकर। थैंक यू वेरी मच जनरल साहब, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया कि आपने शो जॉइन किया। और दोनों को मेरे ख़्याल में मैच्योरिटी दिखानी पड़ेगी। वो दोनों के लिए, उस रीजन के लिए भी ज़रूरी है। मैंने कहा कि ईरान पाकिस्तान ने आपस में एक-दूसरे के ऊपर 24 आवर में उन्होंने अटैक किया और फिर पाकिस्तान ने जवाब दिया, बल्कि एयर स्ट्राइक की वहाँ पर। तो इस तरीके से पाकिस्तान और इंडिया भी इस रीजन में, बल्कि ईरान से ज़्यादा पाकिस्तान, इंडिया आपस में उनकी सिमिलैरिटीज़ है, लैंग्वेज एक जैसी है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें आसानी हो जाती है कि मतलब हम वहाँ पे, क्योंकि पर्शियन हमें नहीं आती, उर्दू उनको इतनी नहीं आती, यहाँ पे हिंदी और उर्दू में इतना बड़ा फ़र्क नहीं है। तो यहाँ पे बात करना, कम्युनिकेशन करना ज़्यादा ईज़ी है। एक जैसे लोग होते हैं, अगर जनरल साहब के साथ में कहीं पे खड़ा हूँ, तो जनरल साहब या कोई वहाँ पे जो हमें कोई 2 लोग देखेंगे किसी दुनिया के किसी मुल्क में, उनको नहीं पता कि ये पाकिस्तानी कौन है और ये इसमें इंडियन कौन है। ये एक बहुत बड़ी एक चीज़ हो सकती है, लेकिन ख़ैर एनीवे देखते हैं कि कब ये मैच्योरिटी हमारे अंदर आती है और हम इस तरफ कदम बढ़ाते हैं और चाहते हैं कि प्रॉस्पेरिटी हो इस रीजन में, एजुकेशन हो और लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट हो, बेसिक ज़रूरत की चीज़ें हों, और वो पॉसिबल है अगर ये आपस में ये लोग 3-4 जो कंट्रीज़ यहाँ पे इस रीजन में हैं, अगर ये आपस में थोड़े से बेहतर हो जाएँ, तो बहुत कुछ हो सकता है और बहुत ईज़िली हो सकता है। जनरल साहब, वन्स अगेन थैंक यू वेरी मच, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। एंड व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग डिबेट विद फ़खर यूसुफ़ज़ई। किसी और डिबेट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। थैंक यू फकर। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। थैंक यू।